नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ। तो देखिए, अपने ऊष्मागतिकी की 4th यूनिट पढ़ रहे हैं। 4th यूनिट, ये यूनिट जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अपने कंप्लीट यूनिट जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कंप्लीट 5 टॉपिक थे, बड़े बड़े टॉपिक थे जो कल की क्लास में मैं आपको बता रहा था। वो 5 टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं। एक तो यूनिट जो है ये बिल्कुल छोटी है और इसके अंदर क्या है, जो आपके 2 पार्ट होती है यूनिट में, जैसे अपने 2 पार्टों के रूप में यूनिट को पढ़ते हैं, तो दोनों पार्ट जो है वो इन्हीं 5 टॉपिक के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे अथवा में जो क्वेश्चन आता है, जैसे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होता है, 2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं, तो वो आपके फर्स्ट और सेकंड यहाँ से आता है, तो वो दोनों पर्सन जो है इन्हीं 5 टॉपिक में से बन जाते हैं। इसी तरीके से 5वीं यूनिट का एक बड़ा पर्सन ये से आने वाला है सीधा, और शुरुआत के जो छोटे क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट सेक्शन में, वो भी क्या होते हैं, यहाँ से बन करके आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने यूनिट जो है इसे कंप्लीट पढ़ चुके हैं, पर यूनिट के लास्ट के अंदर बुक में आपके कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए, न्यूमेरिकल दिए गए। उन न्यूमेरिकल में क्या है कि शुरुआत के कुछ एक न्यूमेरिकल जो वो थ्योरेटिकल दिए गए, तो टॉपिक कम है। अब प्रत्येक बार तो अपने 5 नंबर का ये पूछेगा नहीं कि रुद्धोष्म विचुंबकन जो है उसके द्वारा शीतलन कैसे होता है, हर बार तो ये नहीं आएगा। और हर बार ये भी नहीं पूछा जाएगा कि जो अपने मैक्सवेल जो है उसके समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। तो लास्ट में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं थ्योरेटिकल, उन्हें भी आप लोगों को जरूर पढ़ना है। कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट है ये, एग्जाम्पल फर्स्ट। और आपके पास में या तो बुक होगी, बुक नहीं है तो बोर्ड पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सिद्ध करो गैस के रुद्धोष्म एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। सिद्ध करना है आपको कि गैस के रुद्धोष्म एवं समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात कितना होता है। ये होता है ES/ET, ES/ET, ES/ET इक्वल CP/CV और गामा। ये आपको क्या करना है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो दिया गया है कि आपके पास में गैस के रुद्धोष्म और समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात जो है वो कितना होता है, ES/ET है, जो बिल्कुल लास्ट में लिखा गया है वो ET है। देखना ये ET है, ये रुद्धोष्म है। रुद्धोष्म प्रक्रम में आप लोग जानते हो कि रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। एंट्रोपी क्या रहती है, नियत रहती है। तो यहाँ जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ES लिखा गया है। और जो समतापी प्रक्रम होता है इसमें आप लोग जानते हो क्या नियत रहता है, ताप नियत रहता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है ताप। ठीक है, तो आपको ES/ET जो है इसका अनुपात सिद्ध करना है। किसके बराबर है, CP/CV के बराबर है। यानी CP/CV किसके बराबर है, गामा के बराबर है। ये अपने को यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखिए अपने इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसे सोल्व करते समय सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांकों की परिभाषा से। सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, अपने लिखते हैं प्रत्यास्थता गुणांकों की परिभाषा से। और सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक फॉर्मूला होता है माइनस का ΔP/ΔV और V, और S क्या आ जाता है, इसमें नियत आ जाता है। तो ये बन जाता है माइनस का V और ΔP/ΔV, और S जो है वो अपने कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग देखो आराम से, मैं तब तक अगला लिखता हूँ। अगला आता है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। ये बनता है माइनस का V, ΔP/ΔV और T क्या रहता है, या नियत रहता है। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था। फॉर्मूले के अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये क्या लिखे गए हैं, प्रत्यास्थता गुणांक लिखे गए हैं। प्रत्यास्थता गुणांक E जो होता है उस E को यहाँ पर लिखा गया है। ये जो लिखा गया है ये तो क्या है, ES है, और ये जो लिखा गया है ये क्या है,
टी है। तो ऊपर वाला ES है और जो नीचे लिखा गया है वो क्या है, ET है। प्रत्यास्थता गुणांक E जो होता है आप सभी जानते हो, उसे अपने किस रूप में लिखते हैं, उसे अपने लिखते हैं प्रतिबल बटा विकृति के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें अपने क्या करते हैं, जब भी मान लिखते हैं तो अपने आयतन में परिवर्तन बटे आयतन लिखते हैं। ऊपर तो क्या लिखते हैं, प्रतिबल लिखते हैं या दाब जो होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर दाब लिखा गया है P, और अपोन क्या लिखते हैं, अपोन अपने आयतन में परिवर्तन और आयतन लिखते हैं। तो आयतन में परिवर्तन डेल V है और V जो आ रहा है भाग में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और किस रूप में लिखते हैं अपने इसे, माइनस के रूप में लिखते हैं। तो ये बनता है माइनस का V डेल P अपॉन डेल V और S कॉन्स्टेंट, और नीचे जो लिखा गया है वो बनता है माइनस का V डेल P अपॉन डेल V और T जो है वो क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपने जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। अपने को सिद्ध करना है ES अपॉन ET। अपने को क्या सिद्ध करना है, ES अपॉन ET। तो इसे लिखता हूँ माइनस का V डेल P अपॉन डेल V, S कॉन्स्टेंट माइनस का V डेल P अपॉन डेल V और T जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। माइनस से माइनस कैंसिल, V से V कैंसिल। तो ये बनता है ES अपॉन ET इक्वल, ये बन गया डेल P अपॉन डेल V और S, और नीचे बन जाता है डेल P अपॉन डेल V और T। यहाँ अपने काम में लेते हैं श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण काम में लेते हैं, श्रृंखलन का गुण काम में लेते हैं। देखिए यहाँ S है, यहाँ T है, एक जगह S आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, T आ रहा है। जिस समीकरण में T नहीं है उसमें T ले आते हैं और जिसमें S नहीं है उसमें S ले आते हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हो T नहीं है तो अपने श्रृंखलन का गुण काम में लेते हैं और क्या लिखते हैं, यहाँ पर T लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ कौन नहीं है, S नहीं है, तो यहाँ किसे ले आते हैं, S को ले आते हैं और ये क्या बन जाता है आपका, T बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने क्या कर देते हैं, इन समीकरणों को लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखने के बाद में अपने जो ये काम किया यहाँ पर इसे अलग अलग लिख देते हैं। कैसे, देखिए अपने लिख देते हैं ES अपॉन ET और किसके इक्वल, ये बनता है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं डेल P अपॉन डेल T, कौन कॉन्स्टेंट है, S कॉन्स्टेंट है। फिर लिखा डेल T अपॉन डेल V, कौन कॉन्स्टेंट है, S कॉन्स्टेंट है। अपॉन में ये आएगा डेल P अपॉन डेल S, यहाँ T कॉन्स्टेंट है, और फिर आएगा डेल S अपॉन डेल V और यहाँ कॉन्स्टेंट है T, ठीक है। डेल S अपॉन डेल V अपने लिख दिया और T जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब आगे अपने बढ़ते हैं, उससे पहले अपने बात कर लेते हैं मैक्सवेल की समीकरणों की। जो मैक्सवेल की समीकरण है उनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग लिखोगे मैक्सवेल समीकरण से, क्या लिखोगे, मैक्सवेल की समीकरण से आपने लिख दिया मैक्सवेल की समीकरण से। मैक्सवेल की समीकरण यहाँ पर अपने रखेंगे, तो रखेंगे तब पहले मैक्सवेल की समीकरण लेकर के आते हैं। तो मैक्सवेल की 4 समीकरण, मैक्सवेल की फर्स्ट समीकरण, और आगे लिख देता हूँ भाई, ये मैक्सवेल की दूसरी समीकरण, ये मैक्सवेल की तीसरी समीकरण और ये मैक्सवेल की चौथी समीकरण, ठीक है। कैसे रखना था आपको, S T, ये पहली समीकरण लिख रहा हूँ, ये दूसरी लिख रहा हूँ, ये मैक्सवेल की तीसरी लिख रहा हूँ और ये चौथी लिख रहा हूँ। अब देखना, इसे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ये S T और यहाँ V और V आएगा। उसके बाद में क्या आता है, फिर से S T आता है, P और P आता है, P और P आता है। फिर आपको क्या करना है, जिस साइड V नहीं है वहाँ V लेकर के आ जाएंगे और जहाँ S नहीं है वहाँ S ले आएंगे। इसी तरीके से यहाँ V आ जाएगा और यहाँ T आ जाएगा। तीसरी समीकरण देखिए, यहाँ P आ जाएगा, यहाँ S आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा और यहाँ T आ जाएगा। ये क्या बन जाती है, आपके पास में मैक्सवेल की समीकरणें बन जाती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको नीचे से शुरू करना है, जो सबसे पहले लिखा गया उसे आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में यहाँ क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा और जो सबसे पहले लिखा गया है वो यहाँ आ जाएगा। आप लोग इसे इस प्रकार भी देख सकते हो थोड़ा, ये S है, ये क्या है, S है। ऊपर आना कौन सा है, ऊपर S आना है या T आना है, जो आपके पास में ऊष्मागतिक चर है वही आएंगे। तो S तो ऊपर आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ S कांस्टेंट है और अगर यहाँ S आ गया तो S तो कांस्टेंट है, उसका V के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या, मान 0।
अब समीकरण में लिख करके देख लेना, अगर आप लोग यहाँ s लिख भी देते हो तो ये s कांस्टेंट, तो मान क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। आना s और t दोनों में से कोई एक है तो कौन आ जाएगा, t आ जाएगा। दूसरी में देखिए यहाँ s आएगा, t बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने यहाँ t रख दिया तो t बाहर कांस्टेंट आपने लिख रखा है और v के सापेक्ष आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया तो मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ की अगर बात करें यहाँ क्या लिखा गया, s लिखा गया तो यहाँ पक्का t आएगा और यहाँ t लिखा गया है तो यहाँ क्या आएगा, s आएगा। उसमें सर के साथ में उसमें सर अपने याद रख लेना, ठीक है। ये v और t इनको तो अलग से याद रखोगे। इस साइड बढ़ते हैं, क्या यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ v आ सकता है? आना किस में से है, p और v में से आना है, या तो p या v, इन दोनों में से कोई एक आना है। यांत्रिक चर होते हैं दोनों, तो यहाँ v तो बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, v है। अगर v के सापेक्ष आप लोग आंशिक अवकलन कर दोगे तो मान 0, तो बच कौन गया, p बच गया। क्या यहाँ आ सकता है, दूसरी में भी नहीं आ सकता। क्या यहाँ v आ ये p आ सकता है, नहीं आ सकता, तो कौन आएगा, v आएगा। और यहाँ भी कौन आएगा, v आएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये बन जाती है आपके मैक्सवेल की समीकरण। फर्स्ट समीकरण क्या बनी है, डेल टी बटा डेल वी s बाहर है और माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस v जो है वो बाहर लिखा गया है। सेकंड समीकरण की बात करें तो डेल एस बटा डेल वी और टी को बाहर रखा गया है, डेल पी बटा डेल टी वी को बाहर रखा है। थर्ड समीकरण को देखोगे अगर आप लोग तो डेल टी बटा डेल पी किया गया है और डेल वी अपॉन डेल एस लिखा गया है। और चौथी समीकरण की बात करोगे तो डेल एस अपॉन डेल पी रखा गया है और बराबर में माइनस का डेल वी अपॉन डेल टी आ जाता है, ठीक है। बुक के अंदर देखोगे ये समीकरण आगे पीछे लिखी गई है, किसी को पहले लिखा गया है, किसी को बाद में लिखा गया है, आपको लगातार लिखनी है, ठीक है। कुछ एक जगह टर्म गलत भी दे रखी है, पी वगैरह की जगह कुछ और मान दे रखा है, तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लिखना है, ठीक। तो मैक्सवेल की समीकरण होगी। अब देखिए कौन सी समीकरण को आपको कहाँ रखना है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। इनको हटा देता हूँ, इन सबको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये क्वेश्चन है, लिख लेना इसे। देखो आगे अपने क्या करना है, अपने को लिखना है ई एस अपॉन ई टी। क्या लिखना है, ई एस अपॉन ई टी। देखिए ये जो मान है एस वाला मान, एस कहाँ आता है, या तो देखिए अपने को क्या करना है, इन मैक्सवेल समीकरणों के मान जो है वो उठा करके इस समीकरण के अंदर रख देने हैं। तो सबसे पहले अपने इसे देखते हैं। आपके पास में क्या लिखा गया है, डेल पी अपॉन डेल टी लिखा गया है, डेल पी अपॉन डेल टी। तो ऐसा आपको कहाँ मिला हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये क्या लिखा गया है, एस को कांस्टेंट लिखा गया है। आपको ये कांस्टेंट ढूंढना है समीकरण के अंदर, आपको ये कांस्टेंट ढूंढना है। एक तो यहाँ लिखा गया है और दूसरा कहाँ लिखा गया है, इस जगह लिखा गया है। इस जगह आप लोग देख सकते हो कि यहाँ तो लिखा गया है डेल पी अपॉन डेल टी, और ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है डेल टी अपॉन डेल पी एस के साथ में। यानी इसका जब मान रखोगे तो ये आएगा, परंतु आएगा कैसा, उल्टा आएगा। तो ये बनेगा डेल एस अपॉन डेल वी और किसके साथ में, पी के साथ में, ठीक है। तो ये बन गया डेल एस अपॉन डेल वी। अब देखिए नीचे वाले को लिख देता हूँ मैं पहले। ये क्या लिखा गया है, डेल पी अपॉन डेल एस लिखा गया है। तो इसे देखिए आप लोग, ये लिखा गया है डेल एस अपॉन डेल पी, उल्टा लिखा गया है इसे भी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का, और इसे भी उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा, डेल टी अपॉन डेल वी और साथ में क्या आएगा, पी आएगा। आगे बढ़ते हैं अपने। ये देखिए ये लिखा गया है डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी, एस बाहर है तो ये बना माइनस का। माइनस सबसे पहले लगा देता हूँ, माइनस का अपने इसकी बात कर रहे हैं, डेल टी अपॉन डेल वी की एस के साथ में फर्स्ट समीकरण, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस और किसके साथ में लिखा गया है, ये v के साथ में लिखा गया है। फिर अपने चौथी समीकरण की बात कर लेते हैं, इसकी डेल एस अपॉन डेल वी, ये डेल एस अपॉन डेल वी है, टी के साथ में लिखा गया है और इसे लिखा गया है डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। इसे उल्टा लिखा गया है, ध्यान रखना इन दोनों को उल्टा करके लिखा गया है। ये देखिए डेल पी अपॉन डेल टी है, तो डेल पी अपॉन डेल टी आपको नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा डेल टी अपॉन डेल पी, और एस क्या है, कांस्टेंट है। यानी इस कांस्टेंट से आप लोग क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो कि कौन सी समीकरण जो है वो यहाँ लगेगी। अब देखिए माइनस से माइनस निरस्त हो जाता है और क्या बन जाता है, प्लस का बन जाता है। और इन्हें आप लोग क्या कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। कैसे, देखिए जैसे अपने इनको क्या कर दिया, अगर एक साथ लिख दें, और एक साथ लिखने से पहले क्या करता हूँ, P वालों को एक साथ लिखता हूँ, V वाले जो है इनको एक साथ लिख देता हूँ। तो ये बनता है ई एस अपॉन ई टी, ई एस अपॉन ई टी, और किसके इक्वल बनता है, देखिए ये बनता है डेल एस अपॉन डेल वी और P, और ये उल्टा हो जाता है तो ये बनता है डेल वी अपॉन डेल टी और
पी, ये बनता है डेल एस अपॉन डेल वी और ये बनता है डेल वी अपॉन डेल टी और पी, यानी इसे कर दिया है अपने उल्टा। इसी तरीके से देखिए इसे नीचे ले आते हैं तो ये बन जाता है डेल एस अपॉन डेल पी। क्या बन गया? डेल एस अपॉन डेल पी और किसके साथ में? वी के साथ में। ये डेल पी अपॉन डेल टी किसके साथ में? वी के साथ में। कांस्टेंट एक जैसे कर लिए, पी ऊपर आ रहे हैं और वी जो है वो नीचे आ रहे हैं। फिर अपने क्या लिखा? अपने लिखा ई एस अपॉन ई टी इक्वल, देखिए क्या लिख सकते हैं, इन्हें एक साथ लिख सकते हो, ई एस डेल एस बटा डेल वी और साथ में डेल वी और डेल टी कांस्टेंट पी, डेल एस अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल टी और वी। यहाँ से डेल वी हट जाएगा और यहाँ से डेल पी हट जाएगा, ये बनता है ई एस अपॉन ई टी इक्वल, देखिए क्या बनता है, ये बनता है डेल एस अपॉन डेल टी और किसके साथ में? पी के साथ में। ये बनता है डेल एस अपॉन डेल टी किसके साथ में? वी के साथ में। ठीक है, ऐसा करने के बाद में आप लोग आगे बढ़ सकते हो और आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ से अपने आगे बढ़ जाते हैं और आप लोग जानते हो कि अपने ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है कि डेल एस किसके बराबर होता है? डेल क्यू अपॉन टी के बराबर होता है, यानी डेल क्यू किसके बराबर होता है? टी डेल एस के बराबर होता है। डेल क्यू किसके बराबर होता है? टी डेल एस के। तो इस समीकरण को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग? टी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बनता है ई एस अपॉन ई टी, ई एस अपॉन ई टी। और ये जो टर्म है इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो डेल क्यू बटा डेल टी और बाहर आ जाएगा पी और ये बन जाएगा डेल क्यू, यानी डेल क्यू अपॉन डेल टी और ये बन जाएगा वी। और आप लोग जानते हो कि एक तो होता है सी पी किसके बराबर? डेल क्यू अपॉन डेल टी के बराबर, नियत दाब विशिष्ट, ये नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। और एक होता है सी वी, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो एक दाब विशिष्ट ऊष्मा है और एक क्या है? आयतन विशिष्ट ऊष्मा है। इन्हें अनुपात के रूप में लिखे तो ये बनता है ई एस अपॉन ई टी इक्वल सी पी अपॉन सी वी, किसके इक्वल? गामा के इक्वल। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आप लोग लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, ई एस अपॉन ई टी किसके इक्वल है? सी पी अपॉन सी वी और गामा के इक्वल है। कुछ एक बातें आपको फिर से बता देता हूँ कि अपने इसमें क्या क्या किया है। आपको अनुपात ज्ञात करना है किसका? आपको ये सिद्ध करना है कि ई एस अपॉन ई टी जो है किसके बराबर है? सी पी अपॉन सी वी बराबर गामा के बराबर है। सबसे पहले आप लोग ई एस और ई टी जो है इनके मान लिखोगे। ई एस और ई टी के मान कहाँ से लेकर के आओगे? आप लोग लेकर के आओगे इनके प्रत्यास्था गुणांकों से। ई एस जो है वो क्या है? ई एस, एस जो लिखा जाता है एंट्रोपी के लिए लिखा जाता है, तो ये क्या है? नियत, इस पर रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, ई एस जो है वो क्या है? जो अपना रुद्धोष्म प्रक्रम है उसके लिए प्रत्यास्था गुणांक है। और ई टी जो है वो क्या है? समतापी प्रक्रम के अंदर प्रत्यास्था गुणांक है। तो ई एस जो है इसे आप लोग क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो माइनस का वी और डेल पी अपॉन डेल वी। इसी तरीके से आप लोग ई टी को क्या लिख सकते हो? माइनस का वी डेल पी अपॉन डेल वी। ठीक है, तो आप लोग जब इनका भाग लगाते हो तो कुछ एक टर्म आपकी कट जाती है और कटने के बाद में आप लोग यहाँ पहुँच जाते हो। ठीक है, कुछ एक टर्म कट जाती है, फिर आप लोग इस जगह पहुँच जाते हो। इस जगह पहुँचने से पहले आपको याद होगा वहाँ बना था डेल पी अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल वी, एस और टी के साथ में। संचलन का गुण काम में लिया था, ऊपर एस आ रहा था तो टी इसमें ले आए, यहाँ टी आ रहा था तो इसमें एस ले आए। मैक्सवेल की चारों समीकरणें लिखी, फिर जो भी मान आपको रखने इसके अंदर रखे। इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना कि डेल पी अपॉन डेल टी का मान आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ये मान। इसे उल्टा करोगे तो आपके पास में जो मान आएगा यहाँ भी क्या आएगा? उल्टा आएगा, डेल एस अपॉन डेल वी के रूप में। इसी तरीके से लास्ट वाला मान भी आपका यहाँ उल्टा लिखा जाएगा। बाकी दोनों मान जो है वो बिल्कुल सीधा उठा करके इसके अंदर आपको रख देने। अपने आगे बढ़ जाते हैं और आपके पास में आता है ई एस अपॉन ई टी और इस तरीके के मान जो आपके पास में प्राप्त होते हैं। फिर आप क्या करते हो? डेल वी को डेल वी से काट देते हो, डेल पी को डेल पी से काट देते हो और ये आपके पास में बचता है। यहाँ आप लोग क्या करते हो? ई एस और ई टी जो है इनका मान आप ज्ञात कर लेते हो। ये मान आप लोग कहाँ से ज्ञात करते हो? ये मान आप लोग ज्ञात करते हो इस फॉर्मूले से, सी पी अपॉन सी वी के फॉर्मूले से। जो आपके पास में नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है और नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है, इनके फॉर्मूले। इन्हें लिखने के बाद में बनता है ई एस अपॉन ई टी इक्वल सी पी अपॉन सी वी इक्वल गामा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। एक अपने इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड एग्जाम्पल इसका। ये जो एग्जाम्पल आपने अभी सोल्व किया है इसे 2-3 बार पूछा गया है, ध्यान रखना है इस बात का। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपके दिया गया है वो दिया गया है कि आपको ऊष्मागतिकी संबंधों द्वारा सिद्ध करना है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सेकंड जो है इसमें आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है कि जो वास्तविक गैस आपके पास में है, वास्तविक गैस आपके पास में है उसकी आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर करती है। तो आपको यहाँ 2 बातें सिद्ध करनी है। एक में तो आपको सिद्ध करना है कि जो आदर्श गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, और दूसरे में करना है कि वास्तविक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या करती है, आयतन पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करेंगे, मैक्सवेल के समीकरणों को काम में लेकर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने इसे सोल्व कैसे करेंगे, अपने इसे सोल्व करने के लिए फिर से वही काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं जो हम लोग अब तक पढ़ते हैं, अपने पढ़ते हैं। एक तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और द्वितीय नियम क्या बताता है, डेल क्यू बराबर टी डेल एस। प्रथम नियम बताता है डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और द्वितीय नियम बताता है डेल क्यू बराबर टी डेल एस। जो ये समीकरण लिखी गई है, ये समीकरण, इसे फिर से लिखता हूँ। और एक तो डेल क्यू को आप लोग क्या लिख सकते हो, टी डेल एस लिख सकते हो, और डेल यू आपके साथ में है, और इसे लिख सकते हो पी डेल वी। क्या लिख सकते हो, पी डेल वी। और डेल क्यू का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो डेल यू किसके बराबर लिख सकते हो, डेल यू बराबर बनता है टी डेल एस माइनस का पी डेल वी। क्या बनता है, डेल यू बराबर टी डेल एस माइनस का पी डेल वी। अब आपको क्या करना है, इसका आंशिक का अवकलन करना है फिर से, या आपको ये लिख देना है कि ताप को नियत रखते हुए इसका क्या कर देना है, आंशिक का अवकलन कर देना है। किसके सापेक्ष, टी के वी के सापेक्ष। तो ये बनता है डेल यू अपॉन डेल वी। ताप को क्या रखा, नियत, टी बाहर, डेल एस अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ डेल वी आ जाएगा, और ताप को नियत रखा है, और क्या आ जाएगा, माइनस का पी आ जाएगा। तो डेल यू अपॉन डेल वी ताप नियत है, इक्वल टी नियत है तो बाहर डेल एस अपॉन डेल वी टेम्परेचर टी नियत है, और माइनस का क्या आ जाता है, पी आ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने मैक्सवेल के समीकरणों की। तो यहाँ मैक्सवेल की कौन सी समीकरण लग सकती है, इस जगह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मैक्सवेल की दूसरी समीकरण जो है वो लग सकती है। मैक्सवेल की दूसरी समीकरण देखिए क्या होती है, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण के अंदर अपने क्या लिखते हैं, अपने लिखते हैं डेल एस अपॉन डेल वी, किसके इक्वल, टी के इक्वल। तो यहाँ आपका क्या आता है, ये आता है डेल टी, और v क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो अंदर क्या आ जाता है, आपका p आ जाता है। तो ये बन जाएगा डेल p अपॉन डेल टी, और साथ में क्या आ गया, v आ गया। ये मान आप लोग इसमें रख दीजिए, इसे उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये बनता है, यहीं लिख देता हूँ, फिर आगे अपने सोल्व कर लेंगे इसे। ये बनता है डेल u अपॉन डेल v, और t कांस्टेंट है यहाँ, और ये t, और ये बनता है डेल p अपॉन डेल t और v माइनस का p। क्या बनता है, ये बनता है डेल u अपॉन डेल v, t कांस्टेंट है, किसके इक्वल, t और डेल p अपॉन डेल t v माइनस के p के इक्वल। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गई। इस समीकरण को आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि इसे आदर्श गैस के लिए और जो वास्तविक गैस है उसके लिए सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले अपने इसे सोल्व करते हैं आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए आप लोग जानते हो
आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस के लिए आप लोग जानते हो पीवी किसके बराबर होता है, आरटी के बराबर होता है। आदर्श गैस के लिए अगर आप लोग इसे लिखना चाहो तो आप सभी क्या जानते हो कि आपका पीवी जो है वो किसके बराबर होता है, आरटी के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, इसका आंशिक अवकलन करना है यहाँ से, और किस प्रकार से करना है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। आपको इसका आंशिक अवकलन करना है टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। और v को क्या रखना है, आपको नियत रखना है, यानी v यहाँ क्या है, नियत है। तो ये बनेगा डेल पी अपॉन डेल टी, और v जो है इसे क्या रखा गया है, अपने नियत रखा गया है। ठीक है, तो v नियत रखा गया है, तो ये बनेगा इस तरीके से। और आगे किसके आ जाएगा, ये r के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष 1 होता है ये बन जाता है डेल p अपॉन डेल t, और v किसके बराबर, r अपॉन v के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ गया, ये r अपॉन v के बराबर आ गया। डेल p अपॉन डेल t, v बाहर लिखा हुआ है, और r अपॉन v के क्या आ जाता है, ये बराबर आ जाता है। आगे देखिए, आगे आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है pv बराबर r t के। किसके बराबर, pv बराबर r t के बराबर। तो आप लोग r अपॉन v का मान यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आएगा, t अपॉन p आएगा। कितना, r अपॉन v इक्वल r अपॉन वी इक्वल पी अपॉन टी, आर अपॉन वी इक्वल पी अपॉन टी आपका बनता है। इसे उठाइए यहाँ से, इस मान को उठा लीजिए, और आपको इसे कहाँ रख देना है, इसके बराबर रख देना है। तो ये बन जाएगा p अपॉन टी। इसे समीकरण नंबर लगा दीजिए, और इसकी जगह आप लोग इसे रख दीजिए। तो देखिए ये क्या बनता है, इस समीकरण को अगर मैं 1 नंबर लगा देता हूँ, इसे 2 नंबर लगा देना आप लोग, और इसे 3 लगा देना। ठीक है, फिर ये नई समीकरण आपकी बन जाएगी, 4 नंबर समीकरण लगा देना इसे, और फिर इसे आप लोग यहाँ रख देना। तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल वी, और टी क्या है, कांस्टेंट है। किसके बराबर है ये टी, और मान क्या रखना था आपको, डेल पी अपॉन डेल टी का रखना था, वी को कांस्टेंट रखते हुए। ये क्या बना, पी अपॉन टी बनता है। कितना बनता है, पी अपॉन टी बनता है। तो इसे उठाइए यहाँ से पी अपॉन टी को, और इसमें रख दीजिए पी अपॉन टी, माइनस का क्या है, पी है, तो टी से टी कैंसिल, तो ये बनता है डेल यू अपॉन डेल वी, टी कांस्टेंट, पी माइनस का पी बराबर किसके, 0 के। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल वी किसके बराबर आ जाता है, पी माइनस पी के बराबर आ जाता है, जो किसके बराबर है, अपना 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो आदर्श गैस होती है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती, आंतरिक ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। तो ये आप लोग लिख देना इसके नीचे कि अतः आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो बाकी बच्चों अपने कल पढ़ेंगे, और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वास्तविक गैस के लिए इसे लिखना है। वास्तविक गैस की सबसे पहले आप लोग अवस्था समीकरण लिख देना। ठीक है, अवस्था समीकरण लिखने के बाद में आप लोगों को उसे सोल्व करना है, जैसे आपने इसे सोल्व किया है, और यही मान आपको उसके लिए भी ज्ञात करना है, और वो मान ज्ञात करके आप लोग इस समीकरण में रख देना। तो आपका डेल यू अपॉन डेल वी जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। उसे सोल्व करके आप लोग देखोगे तब आपको वो मान 0 प्राप्त नहीं होगा। जैसे या तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया, परंतु उस जगह जब आप उसे सोल्व करोगे तो वो मान 0 नहीं आएगा, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि जो वास्तविक गैस है उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर करती है। इसे फिर से सारा बता देता हूँ क्या किया है आपने। ये तो सबसे पहले आपने क्या किया है, जो अपनी समीकरण है उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है dq बराबर du प्लस dw होता है, उसे लिखा है, परंतु आंशिक अवकलन के रूप में लिखा है। तो ये लिखा गया है डेल q बराबर डेल u प्लस डेल w। डेल q किसके बराबर होता है, द्वितीय नियम से t डेल s के बराबर होता है, यानी अपने डेल s बराबर लिखते हैं डेल q अपॉन t। तो डेल q किसके बराबर, t डेल s के बराबर। इस मान को अपने ले जा करके इस समीकरण में रख देते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है t डेल s। क्या आता है, t डेल s इक्वल डेल u प्लस p डेल v। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, यहाँ से डेल u ज्ञात कर लोगे। डेल u कितना आएगा, डेल u आएगा t डेल s माइनस का p डेल v। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, पूरी समीकरण को डेल v से भाग दे दोगे, या आप लोग लिख दोगे आयतन इसको ताप को नियत रखते हुए इस समीकरण का आपने क्या कर देते हैं, आयतन के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ये बन जाता है डेल u अपॉन डेल v और t यहाँ, और ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में अपने क्या करना है, आदर्श गैस के लिए लिखना है PV बराबर RT। ठीक है, सोल्व करके देखोगे तो ये मान क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, बचा हुआ अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।